हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, या हम कह सकते हैं ये जो टॉपिक है दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। उसी तरह ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूलिज्म, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो पूरा का पूरा सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल ड्यूलिज्म जो है हम इस वीडियो के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। कंप्लीट टॉपिक जो है इस वीडियो के अंदर है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म का होता है दोहरापन। जैसे अल्प विकसित देश जो होते हैं वो ड्यूल इकोनॉमीज होते हैं। ड्यूल इकोनॉमीज का मतलब होता है कि वहां पे एक तरफ तो डेवलप सेक्टर होते हैं, दूसरी तरफ ही क्या होता है, अनडिवेल्प सेक्टर होता है। एक सेक्टर जो है इतना ज्यादा डेवलप होता है और दूसरा सेक्टर जो होता है बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होता है। तो जब हम ड्यूलिज्म की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस होता है, साथ साथ दोनों एग्जिस्ट करते हैं, डेवलप सेक्टर और दूसरा जो है वेरी बैकवर्ड सिस्टम, ट्रेडिशनली बैकवर्ड सिस्टम। देखो, जो डेवलप सेक्टर्स होता है उसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो बैकवर्ड सेक्टर होता है उसके अंदर प्रिमिटिव, जो पुरानी होती हैं, आउटडेटेड टेक्निक्स होती हैं, वो यूज की जाती हैं। तो जो ड्यूल फंक्शनिंग, मतलब ऐसी जो इकोनॉमीज हैं जहाँ पे ड्यूल सेक्टर्स होता है, हम कहते हैं इकोनॉमिक ड्यूलिज्म है। तो यहाँ पे टू बेसिक फिनोमिना जब ड्यूलिज्म से उत्पन्न होता है कि जो थ्योरीज ऑफ ग्रोथ या मॉडल जो हम डेवलप इकोनॉमीज के अंदर अप्लाई करते हैं वो लेस डेवलप इकोनॉमीज के अंदर एप्लीकेबल नहीं होते। और उसी तरह क्या है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट जो होती है वो सारे सेक्टर्स के ऊपर यूनिफॉर्मली नहीं अप्लाई की जा सकती, क्योंकि यहाँ पे दो सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। एक सेक्टर इतना ज्यादा डेवलप है और दूसरा सेक्टर बिल्कुल जो है डेवलप नहीं है, जिसके अंदर अभी भी प्रिमिटिव जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है। प्रोफेसर हिगन्स के मुताबिक जो ड्यूलिज्म है इसका मतलब है कि अंडर डेवलप जो अल्प विकसित देश है वहां पे दो डिफरेंट सेक्टर जो है को एग्जिस्ट करते हैं। एक मॉडर्न कमर्शलाइज्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है, और उसी के साथ जो दूसरा सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, ट्रेडिशनल सेक्टर है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बैकवर्ड टेक्निक से यूज मतलब की जाती है कल्टीवेशन। और वहां पे क्या है कि इतनी ही पैदावार होती है जो लोगों के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, जिसको हम कह देते हैं ट्रेडिशनल सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एक अल्प विकसित देश के अंदर जो है ड्यूलिज्म जो पाया जाता है उसके फीचर्स हैं। बैकवर्ड जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है उसको सबसिस्टेंस सेक्टर भी कहते हैं। वहां पे जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है वो होता है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर। और जो मॉडर्न सेक्टर होता है वहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल का, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न सेक्टर विद इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल, हियर द प्रोडक्शन इज डन फॉर एक्सचेंज, के यहाँ पे जो चीजें मैन्युफैक्चर होती है लोगों को बेचने के लिए बनती है, तो लोग जो है पैसे देकर उनको चीजें खरीदें, तो इसको हम कैपिटलिस्ट सेक्टर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम डेवलप नेशंस की बात करें तो इस सेक्टर के अंदर भी जो चेंज होता है एज कम्पेयर टू जो डेवलप सेक्टर है उसके मुकाबले में कम होता है, लेकिन ट्रेडिशनल सेक्टर के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। और उसी तरह अर्थशास्त्री हिगन्स एंड बॉयके के मुताबिक जो है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज है उनके अंदर अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल रुकावट क्या है, मेन रुकावट क्या है, मेन ऑब्स्टेकल क्या है, ड्यूलिज्म जो है दैट इज द प्रिंसिपल कंस्ट्रेंट इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। So there are two theories of dualism: social dualism, that is given by, explained by Dutch economist J.S. Boyke, and technical dualism, that is explained by Professor Higgins. So first of all, we will understand the social dualism. So that is given by Dutch economist J.S. Boyke, that is based on the theory of Indonesian economy. तो यहाँ पे उन्होंने जो इंडोनेशियन, ये जो थ्योरी है इंडोनेशियन इकोनॉमी को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे है कि जो सोशल ड्यूलिज्म है
वो सिर्फ इंडोनेशियन इकोनॉमी का ही फीचर नहीं है, बट जितने भी देश के मतलब जितने भी संसार के अंदर जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं उनका भी ये फीचर है। तो उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 फीचर्स के बेसिस पे, सोशल स्पिरिट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, टाइप्स ऑफ टेक्निक। अगर तो देखो क्या है कि इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें जो है यूनिफॉर्म है सब सेक्टर्स के अंदर, तो हम उसको कहते हैं होमोजेनियस इकोनॉमी। बट अगर ये चीजें विपरीत हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जैसे कहीं पे मॉडर्न टेक्निक यूज होती है, कहीं पे ट्रेडिशनल यूज होते हैं, कहीं पे लोगों की जो स्पिरिट होती है वो मॉडर्न होती है, दूसरी जगह ट्रेडिशनल होती है, कई जगह पे जो मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है सिंपल है और कई जगह पे कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे हम कहते हैं कि सोशल ड्यूलिज्म पाया जाता है। देखो जो अल्पविकसित देश है इनकी जो प्रोग्रेस है उसके रास्ते में सोशल ड्यूलिज्म जो है वो एक हिंड्रेंस है, वो एक रुकावट का काम करता है। तो सोशल ड्यूलिज्म जो है इस तरह से प्रोफेसर बर्के ने डिफाइन किया है। उन्होंने कहा कि जो अल्पविकसित देश है उनको ईस्ट के साथ कंपेयर किया है और जो डेवलप्ड नेशन है उनको उन्होंने वेस्ट के साथ कंपेयर किया है। और उसी तरह ही देखो यहाँ पे वो कहता है कि एक इम्पोर्टेड सोशल सिस्टम जो है एक इंडिजिनस सोशल सिस्टम के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो यहाँ पे कहते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो सोशल ड्यूलिज्म जहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे जो इकोनॉमीज का जो मेन फीचर है कि टू डाइवर्स सोशल ऑर्डर जो एग्जिस्ट करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट, और दोनों के अंदर क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी इम्पोर्टेड सोशल ऑर्डर जो कि डेवलप सेक्टर के अंदर पाया जाता है, इंडिजिनस सोशल ऑर्डर जो कि ईस्ट में पाया जाता है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो सोशल ड्यूलिज्म जो है दैट इज ए काइंड ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन। जैसे जैसे अल्पविकसित देशों के अंदर जो पूंजीवाद इंक्रीज करता है तो वहां पे क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन पाई जाती है। ईस्ट एक सेक्टर ईस्ट है, एक सेक्टर वेस्ट है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द सोशल ड्यूलिज्म। तो यहाँ पे जस्ट मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, आगे जाके हम इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। लोगों की जो नीड्स है, जो जरूरतें हैं वो लिमिटेड है, ज्यादा वो इम्पोर्टेंस जो होती है सोशल नीड्स को देते हैं और उनको लगता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे जनरली जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो मिसिंग होता है और प्रॉपर जो लोग होते हैं, जो उनका स्टाइल होता है काम करने का वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, तो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लिमिटेड नीड जो ड्यूल इकोनॉमी का ये बेसिक फीचर है कि यहाँ पे जो लोगों की जरूरतें हैं वो लिमिटेड है, मनी का इस्तेमाल वो कम करते हैं और लिमिटेड एक्सचेंज मतलब मार्केट के लिए वो बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यहाँ पे लिमिटेड जो जरूरतें हैं लोगों की वो लिमिटेड होती है, इसलिए कोई मोटिवेशन नहीं होता कि हमने ज्यादा काम करना है। लोग जो होते हैं सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेबर का सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड होता है, कि जैसे जैसे उनकी वेजेस बढ़ती है तो वो काम करना कम प्रेफर करते हैं और आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये जो इकोनॉमीज हैं ये ज्यादा बैकवर्डनेस पाई जाती है। सप्लाई कर्व जो होता है बैकवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई ऑफ लेबर जो है जैसे जैसे वेजेस बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ लेबर वहां पे कम होनी शुरू हो जाती है, कि लोग जो है काम करने की बजाय आराम करना ज्यादा पसंद करते हैं। मोर इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नीड्स, लोग जो है वो अपनी सोशल नीड्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो नेशनल पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते, सोशल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, इकोनॉमिक नीड्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। तो यहाँ पे वो चीजें वो ज्यादा करते हैं जो उनको लगता है कि सोशल वैल्यू जिनकी ज्यादा है, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है, उन चीजों के ऊपर वो ज्यादा फोकस नहीं करते। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, तो यहाँ पे जो हाउस होल्ड होते हैं उनको होता है कि हमने दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करना, उनको होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है। डिजायर टू बी लेस डिपेंडेंट ऑन अदर एज पॉसिबल फॉर सेटिस्फेक्शन देयर ऑफ वांट्स, कि हमने दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना अपनी जरूरतों के लिए। और जो प्रोडक्शन होती है दैट इज ऑन वेरी स्मॉल स्केल, तो यहाँ पे एक्सचेंज, मोनेटाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमीज के अंदर बिल्कुल भी, गवर्नमेंट का मतलब होता है बिल्कुल भी नामात्र एग्जिस्ट करता है।
प्रोडक्शन जो है इससे लार्जली इफेक्ट होती है क्योंकि स्मॉल स्केल पे होती है, क्योंकि वहां पे कोई जो टेक्निक कॉम्प्लेक्स कोई एडवांस टेक्निक और प्रोडक्शन नहीं यूज की जाती, बैकवर्ड टेक्निक्स यूज की जाती हैं। और उसी तरह हम बात करते हैं लैक ऑफ प्रॉफिट मॉडल। तो जो इकोनॉमीज इस नेचर की होती हैं, तो यहाँ पे जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता। जो मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। और क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ना ही स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ना ही जो विंडफॉल प्रॉफिट्स होते हैं, सडन प्रॉफिट या सडन लॉसेस, उसको वो ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। और यहाँ पे उनको होता है कि मतलब सॉरी, जो विंडफॉल प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उनको ज्यादा जो है, सॉरी, इसके अंदर जो है ज्यादा वो देते हैं। उनको ये नहीं होता कि कंटिन्यूस और ग्रोइंग फॉर्म के अंदर हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो विंडफॉल प्रॉफिट सडन भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए या बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है देती हैं। और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज होती हैं वो काफी कम होती है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। तो जो ईस्ट इकोनॉमीज है यहाँ पे प्रोडक्शन जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं की जाती, मॉडर्न थ्योरी ऑफ बिजनेस एप्लीकेबल नहीं है, कंटिन्यूस और कंटिन्यूसली प्रॉफिट का आना और उसके अंदर ग्रोथ होने को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, विंडफॉल प्रॉफिट और लॉसेस को वो ज्यादा अटैचमेंट देते हैं, और एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी जो होती है यहाँ पे कम होती है। उसी तरह यहाँ पे जो लोग होते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते, सिस्टमैटिक मैनर के अंदर काम नहीं करते, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं पाई जाती, कम होती है। और यहाँ पे वो किस्मत के ऊपर ज्यादा, फैक्टलिज्म इज प्रेफर टू ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक एफर्ट्स। तो यहाँ पे वो जो लोग होते हैं वो किस्मत के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, ये नहीं है कि सिस्टमैटिक मेथड के अंदर वो काम करें, और ना ही वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं। वेस्टर्न इकोनॉमी के जो लोग होते हैं वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं, डायनामिक होते हैं, और फ्यूचर को वो देखते हैं, और वो हर तरह की जो एडवेंचर होते हैं उसके अंदर वो इम्पोर्टेंस इंटरेस्ट दिखाते हैं। उसी तरह हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। लेबर जो होती है अनऑर्गेनाइज्ड होती है, पैसिव होती है, साइलेंट होती है, कैजुअल होती है। और यहाँ पे जो लेबर है देखो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करती, इमोबाइल होती है, और ज्यादा अनस्किल्ड लेबर ज्यादा पाई जाती है। और लेबर अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, तो जिसकी वजह से बार्गेनिंग पावर बहुत ही कमजोर होती है। लोग जो होते हैं अपने सोचने के मतलब जो नजरिया होता है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होता है, और एक्टिव नहीं होते, पैसिव होते हैं, और किसी भी काम के अंदर वो एडवेंचर नहीं लेते। बट अगर हम बात करें वेस्ट पार्ट वाले की, तो वहां पे जो लेबर होती है ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक्टिव होती है, स्किल्ड होती है, मोबाइल होती है, और वहां पे वो हर तरह के काम में इंटरेस्ट लेती है। तो अब हम देखते हैं कि जो सोशल ड्यूलिज्म जो कि इकोनॉमी के अंदर पाया जाता है, तो उसकी इम्प्लीकेशन, उसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। तो फर्स्ट जो है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, कि जो वेस्ट सेक्टर के अंदर जो प्रिंसिपल्स हम लगाते हैं डेवलपमेंट के, तो वो जो होते हैं ईस्ट जो अंडर डेवलप्ड सेक्टर होता है वहां पे हम नहीं लगा सकते। प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट आर जनरली बेस्ड ऑन अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि जो वेस्ट के प्रिंसिपल्स होते हैं वहां पे लोगों की जो इच्छाएं होती हैं बहुत ज्यादा होती हैं, और वहां पे वो मनी का भी एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और प्रोडक्शन के अंदर जो उनका मोटिव होता है दैट इज प्रोडक्शन। पेसिमिस्टिक, निराशावादी। देखो यहाँ पे जो ईस्ट जो सेक्टर पाया जाता है तो वहां पे ना तो लोगों में डिजायर होती है, और ना ही वो जो वेस्टर्न जो उनका दूसरा सेक्टर होता है जहाँ पे डेवलप टेक्निक्स यूज की जाती है तो उसको भी वो अडॉप्ट नहीं करना होते। देखो वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और ना ही वो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ट्रेडिशनल नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मॉडर्न कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वेस्टर्न इकोनॉमीज का, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेडिशनल सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, माइंस होती हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्री होती है, माइन प्लांटेशन, दैट इज नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। तो यहाँ पे जो मेन रीजन है जो सोशल ड्यूरिज्म पाई जाती है कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है वो नामात्र होती है। उसी तरह ही हम बात करते हैं लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो
मतलब जो ईस्टर्न सेक्टर होता है उसके अंदर जो ईस्टर्न इकोनॉमी होती है वहां पे जो मॉडर्न टेक्निक्स है वो यूज नहीं की जाती, वो उनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, जिसको उनको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसी तरह प्रोफेसर बॉयकर का ये मानना है कि ऐसी जो बैकवर्ड इकोनॉमी होती है वहां पे जो है बहुत ज्यादा 5 तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कैजुअल वर्कर्स, तो ये वर्कर्स वो होते हैं जो रूरल एरिया से इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट होते हैं। और उसी तरह जो रेगुलर लेबरर है उनका अनएम्प्लॉयमेंट। और उसी तरह हम बात करते हैं जो पढ़े लिखे अर्बन व्हाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं उनकी बेरोजगारी। और अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूरेशियंस, जो हम कह देते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। तो देखो यहाँ पे प्रोफेसर बॉयकर का ये मानना है कि ये जो देश होते हैं यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को जो गवर्नमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के मतलब सक्षम नहीं होती, कैपेबल नहीं होती, क्योंकि लिमिटेड सोर्सेज होते हैं। और उसी तरह क्या है कि जो थ्योरीज ऑफ वेस्ट है वो ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर अडॉप्ट करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर नहीं कर सकते। नेचर ऑफ द लेबर, और उसी तरह क्या है कि जो ज्यादातर ड्यूल इकोनॉमीज के अंदर जो लेबर पाई जाती है वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉवर्टी होती है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते। और यहाँ पे लोग जो होते हैं वो किस्मत के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो लोग जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और उनकी जो सोच होती है ऑर्थोडॉक्स होती है। तो वो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ये मान लेते हैं कि भगवान ने ही हमें हमारे कर्मों की सजा दी है, तो वो बेटर लिविंग के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते। एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे भी बॉयकर का यह मानना था कि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज होती हैं वो बेसिकली वेस्टर्न इकोनॉमी को अगर हम ईस्टर्न के अंदर यूज करते हैं तो वो एग्रीकल्चर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाती, क्योंकि अगर हम उनके मेथड्स को यूज करते हैं तो हमारी जो ये ईस्टर्न इकोनॉमीज है वो और ज्यादा बैकवर्ड हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे रीजन ये होता है कि जो फार्मर होते हैं उनका जो एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड है, चीजों को देखने का नजरिया है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो विलेज लोगों का कल्चर होता है वो ट्रेडिशनल होता है, और पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता है ट्रेडिशनल होता है, अनइकोनॉमिकल होता है, और लोग जो होते हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, ईस्टर्न जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट से डिफरेंट है। तो यहाँ पे जैसे वेस्टर्न जो सेक्टर है उसके अंदर बहुत तेजी के साथ जो है प्रोग्रेस होती है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज की जाती हैं। तो जो ईस्टर्न प्रोड्यूसर्स होते हैं वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, थोड़ा सा अपने आप को नीचा फील करते हैं, और जिसकी वजह से वो उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते। अगर वो वेस्टर्न मेथड्स को फॉलो करते हैं तो अपनी कॉम्पिटिटिव जो क्वालिटीज होती है उसको वो बेसिकली जो है मतलब अपनी जो क्वालिटीज होती हैं उनको वो लूज कर देते हैं। क्योंकि जैसे इंडोनेशियन इकोनॉमी थी जिन्होंने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेल्फ सस्टेन ग्रोथ को, तो उन्होंने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तबाह कर लिया, रूइन कर लिया। क्योंकि जो चीज वेस्ट पे एप्लीकेबल है वो चीज इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं हो पाती, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि हमारी जो इकोनॉमी है जो बैकवर्ड है उसके अंदर लोगों की सोच कैसे है, उनको हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो प्रोफेसर हिगन्स जो है, क्योंकि ये जो है बॉयकी की जो थ्योरी है ये ग्लोमी पिक्चर प्रेजेंट करती है, और हिगन्स ने इसको अपनी बुक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज के अंदर जो है इसको क्रिटिसाइज किया है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि नीड जो है लिमिटेड नहीं है, कि यहाँ पे उन्होंने मतलब हिगिंस ने कहा कि जैसे बोयके का ये मानना है कि लोगों की जो जरूरतें हैं अल्पविकसित देशों के अंदर लिमिटेड है, क्योंकि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन वो डेवलपिंग इकोनॉमी अंदर लेस डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर ज्यादा होती हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जो रूरल लोग होते हैं उनकी भी नीड जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी डाइवर्सिफाई हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और सेकंड जो है उन्होंने कहा कि जो ड्यूलिज्म है वो ईस्टर्न इकोनॉमीज के अंदर पाया जाता है, तो ये जरूरी नहीं है, ये हर तरह की इकोनॉमी के अंदर ड्यूलिज्म पाया जाता है। इवन जो ज्यादा एडवांस्ड
देश होते हैं, चाहे कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इटली है, वहां पे भी क्या होता है कि दो सेक्टर पाए जाते हैं। और उसी तरह नेचर ऑफ लेबर जो इन्होंने बॉयके ने प्रेजेंट की है कि जो ईस्टर्न कंट्रीज होती हैं, इकोनॉमीज होती हैं, वहां पे जो लेबर पाई जाती है वो अनस्किल्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। बट बेसिकली क्या है कि ये भी एक अनरियलिस्टिक है। जैसे इंडोनेशिया के अंदर भी क्या था कि कई बार ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो जो इनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हैं, इनके वेलफेयर के लिए एफर्ट्स करती हैं। और उसी तरह क्या है कि लोगों के अंदर चाहे ऐसी जो ईस्टर्न इकोनॉमीज होती हैं, वहां पे भी जो अर्बनाइजेशन के प्रति ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है। अनरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के जो उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी गलत है। तो ये जो बेसिकली ईस्ट का जो है वो मतलब ईस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेस्ट में भी डाले जाते हैं। जैसे टेंडेंसी टू मेक स्पेकुलेटिव गेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रॉनिक डिप्रेशन, तो ये दोनों देशों में पाया जाता है, चाहे वो डेवलप इकोनॉमी है चाहे वो अंडर डेवलप इकोनॉमीज है। और उसी तरह पॉसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है, तो ये मानना गलत है कि जो ईस्टर्न लेस डेवलप कंट्रीज होती हैं वहां पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कि वहां पे लोग जो होते हैं इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते। तो लेस डेवलप कंट्री जो होती है वहां पे भी जो लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप होना चाहते हैं। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बेसिकली जो है इग्नोर किया है द इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेसिस ऑफ ड्यूलिज्म। तो ये सिर्फ सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर ही फोकस है। और उस तरह से क्या है कि इन्होंने जो इकोनॉमिक और टेक्निकल ड्यूलिज्म है उसको इन्होंने ज्यादा नहीं बताया। तो जो बॉयके की थ्योरी है, इन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, बताया कि 5 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसका सोल्यूशन नहीं बताया कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कर सकते हैं। उसी तरह बॉयके ने हमें ये बताया कि जो वेस्टर्न मतलब जो डेवलप नेशंस हैं, उनके जो प्रिंसिपल है वो लेस डेवलप नेशंस को नहीं अप्लाई कर सकते हम। और ये नहीं बताया कि कौन से सोल्यूशंस, कौन सी स्पेशल थ्योरीज जो है हम अंडर डेवलप इकोनॉमीज को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ड्यूलिज्म है ये एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर्स है, जो कि उनको डिस्टिंग्विश करता है डेवलप इकोनॉमी के मुकाबले में। बट लिमिटेशन तो बहुत ज्यादा है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है हमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है अंडर डेवलपमेंट का नहीं, मतलब जो समस्या है उसको नहीं सॉल्व कर पाई। क्योंकि तो ऐसी इकोनॉमी के अंदर दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एक तो स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल, एक जो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन थ्योरीज मतलब इन समस्याओं का जो समाधान है वो प्रोफेसर हिगन्स ने ढूंढने की कोशिश की है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्निकल ड्यूलिज्म। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ड्यूलिज्म का टॉपिक करेंगे। पहले मैंने इसको 2 पार्ट्स में स्टडी किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डाला हुआ है, तो अब हम एक ही वीडियो के अंदर करेंगे ताकि आप आसानी के साथ जो है इसको कर सको। तो जो टेक्निकल ड्यूलिज्म प्रोफेसर हिगन्स ने दिया है, जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक सेक्टर ऐसा है जहां पे टेक्निकली डेवलपमेंट ज्यादा है और दूसरा सेक्टर ऐसा है जहां पे हम बैकवर्ड चीजों को, बैकवर्ड टेक्निक्स को यूज करते हैं। टेक्निकल ड्यूलिज्म जो है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो अल्पविकसित देश होते हैं, जहां पे जो बेरोजगारी पाई जाती है, उसका जो मेन रीजन है, जो रूट कॉज है, दैट इज द टेक्निकल ड्यूलिज्म। टेक्निकल ड्यूलिज्म से हम ये मानते हैं कि एक तो हमारा क्या है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर है जो कि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज करता है, दूसरा मॉडर्न सेक्टर है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो टेक्निकल ड्यूलिज्म मींस देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर, ट्रेडिशनल सेक्टर जहां पे बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है, मॉडर्न सेक्टर जहां पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हिगन्स, ड्यूलिज्म इज द सिचुएशन इन विच प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कि जहां पे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इस वजह से सीमित
जो नहीं होती कि यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट भी जो होते हैं दोनों सेक्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो कम होती है। तो टेक्निकल ड्यूलिज्म जो है दैट इज फाउंड इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, अंडरएम्प्लॉयमेंट होता है, जितना आप कैपेबल हो उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब नहीं मिलता। तो अकॉर्डिंग टू हिगन्स, टेक्निकल ड्यूलिज्म जो है दैट इज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ जो अंडर डेवलप इकोनॉमीज होती हैं। तो यहाँ पे जो टेक्निकल ड्यूलिज्म का जो रीजन है, फंडामेंटल रीजन जो है, एक तो डिफरेंट रिसोर्स इंडोमेंट, कि कहीं पे रिसोर्स ज्यादा होते हैं, कहीं पे रिसोर्सेज बिल्कुल ही नहीं होते। और उसी तरह क्या है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न के अंदर, वहां पे वेरिएशंस होती हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल होता है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर काफी वेरिएशन होती है। मॉडर्न सेक्टर के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो फिक्स नेचर का होता है। तो ड्यूल सेक्टर के हम फीचर्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, तो ट्रेडिशनल सेक्टर जहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसके अंदर ये प्रोफेशन आ जाती है। एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो यहाँ पे मेन जो लोग होते हैं ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर, उनका काम एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज, ये होता है। और यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं और लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। जो टेक्निकल कोफिशिएंट होता है उसमें अंदर काफी वेरिएशंस होती है। तो यहाँ पे कैपिटल के बजाय लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज की जाती हैं। अगर हम मॉडर्न सेक्टर की बात करते हैं, तो जिसके अंदर प्लांटेशन, मतलब जो मेन ऑक्यूपेशन मॉडर्न सेक्टर के अंदर होता है, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटी। यहाँ पे टेक्निकल सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। यहाँ पे जो टेक्निकल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे ज्यादातर कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेबर। और लेबर, डिसाइड्स लेबर, फाइनेंशियल कैपिटल को भी डेवलप किया जाता है। और जो लैंड होती है वो भी प्रोडक्शन का जो है मेजर रिसोर्स जो है कंस्टिट्यूट करती है। तो इसको हम दो वे से अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट, डिफरेंस इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहले हम देखते हैं फैक्टर इंडोमेंट। तो यहाँ पे फंडामेंटल बेसिस है। फैक्टर का मतलब होता है कि कौन सी इकोनॉमी जो है लेबर का इस्तेमाल ज्यादा करती है, कौन सी इकोनॉमी या कौन से सेक्टर जो है वो कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे जो फंडामेंटल बेसिस है, कैपिटल और मतलब ये जो फैक्ट्री इंडोमेंट के अंदर जो डिफरेंस होता है दोनों सेक्टर के अंदर, कैपिटल और लेबर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वहां पे लेबर ज्यादा पाई जाती है और कैपिटल बहुत मात्रा में कम होती है, पाई ही नहीं जाती, बहुत लेस होती है। और प्रोडक्शन टेक्निक जो होती है लेबर इंटेंसिव होती है। मॉडर्न सेक्टर के अंदर क्या होता है कि ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है। अब हम देखते हैं डिफरेंस इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो दूसरा जो है डिफरेंस है, देखो जो मॉडर्न सेक्टर है वहां पे जो लेबर और कैपिटल का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है वहां पे वेरिएबल लेबर, क्योंकि कैपिटल फिक्स, मतलब कैपिटल ज्यादा होती नहीं है, तो जो लेबर होता है उसको मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन यूज किया जाता है। और यहाँ पे हिगन्स ने जो ड्यूलिटी जो है फैक्टर प्रोपोर्शन के रूप में एक्सप्लेन की है। इकास ने भी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। हिगन्स ने इस कंसेप्ट को, जो अनएम्प्लॉयमेंट अल्पविकसित देशों के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंस इन प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये टेक्निकल ड्यूलिज्म है कि जो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अल्पविकसित देशों के अंदर पाई जाती है, तो उसके जो मेन रीजन होते हैं, एक तो रिसोर्सेज की कमी होती है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेन होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होती है कि जो बेरोजगारी पाई जाती है, रिसोर्सेज में लिमिटेड होते हैं। और उसी तरह जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी बैकवर्ड यूज की जाती है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से क्या है कि स्ट्रक्चर के अंदर इम्बैलेंसेज आ जाती हैं। तो डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ द सेम फैक्टर इन इट्स अल्टरनेटिव यूजेज, जब हम सेम फैक्टर को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। और उसी तरह रिसोर्स सप्लाई के साथ जो प्राइस स्ट्रक्चर होता है वो कंपैटिबल नहीं होता। तो बेसिकली
यहाँ पे हम देखते हैं इकास ने हमें, प्रोफेसर इकासिस ने बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इस वजह से जनरेट होती है, एक तो इनकम्प्लीटनेस ऑफ प्राइस मैनेजमेंट, और जो बेसिकली टेक्निकल और डिमांड कंस्ट्रेंट की वजह से क्या होता है कि लेबर की सरप्लस होती है। तो यहाँ पे हम इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे ये लेबर है, ये कैपिटल है, तो ये डिफरेंट आइसोक्वेंट कर्व्स है। देखो यहाँ पे आ, ये डिफरेंट आइसोक्वेंट्स है, तो इनका जो गैप है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि लैपटॉप के अंदर बनाया तो हल्की फुल्की वेरिएशंस होगी, तो वहां पे इवन यहाँ से ये जो है यहाँ पे भी गैप जो है सेम होना चाहिए। तो ये पहला आइसोक्वेंट है Q1 है, ये दूसरा है। जैसे जैसे हम ज्यादा ऊपर आइसोक्वेंट पे जाते जाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये दो जो टेक्निकल ड्यूलिज्म एक्सप्लेन की है कि इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर पाए जाते हैं, और उसी तरह जो प्रोडक्शन के दो फैक्टर्स होते हैं, एक कैपिटल एंड लेबर। ओ एक्सिस पे हमने लेबर ली है और ओ वाई पे हमने कैपिटल ली है। और यहाँ पे हमने जो अजम्पशन ली है कि फिक्स टेक्निकल कॉफिशिएंट है, जिसके अंदर कैपिटल एंड लेबर जो होते हैं उसको हमने सेम प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर यूज किया है। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो बेसिकली जो सेक्टर है उसको हमने ये माना है कि कैपिटल इंटेंसिव है, तो K1L1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट जो है दैट इज द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये आइसोक्वेंट कर्व जो है 100 चीजें बनाता है। और यहाँ पे क्या है कि जो बेसिकली हम देखते हैं कि क्योंकि ये बिंदु इसलिए इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये आइसोकॉस्ट लाइन जो है इसको टेंजेंट है। तो यहाँ पे अब हम पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे अजम्पशन ली है फिक्स टेक्निकल कॉफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन की, कैपिटल और लेबर को हम फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर यूज करते हैं। तो यहाँ पे 4 आइसोक्वेंट है, Q1, Q2, Q3, Q4। तो हाई आइसोक्वेंट शो करता है हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने ABCD जो है, जो इनकी इक्विलिब्रियम बिंदु है, जब उनको हमने मिला दिया तो ये हमारा एक्सपेंशन पाथ है OE। और उसी तरह तो ये हमें बताती है कि जो पोर्शन है जिसके अंदर हमने लेबर और कैपिटल को यूज किया है वो कांस्टेंट है। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है, जिसको हमने K1L1 से डिपिक्ट किया है, ये वाला। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो A है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे आइसोकॉस्ट लाइन जो है वो आइसोक्वेंट Q1 को टच कर रही है, जहाँ पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो यहाँ पे जो है इतनी लेबर यूज कर रहा है और इतनी कैपिटल यूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेबर अवेलेबल है वो है LL1, जो कि अनएम्प्लॉयड है। तो OL1 जो है यूनिट्स लेबर के अवेलेबल है। एक्सेस लेबर का देखो प्रोडक्शन के ऊपर नहीं, क्योंकि हमें तो ओके और OL लेबर ही चाहिए। तो LL1 यूनिट या तो बेरोजगार रहेगी या ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर काम करेगी। और जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम कैपिटल को इंक्रीज करेंगे तो जो लेबर ज्यादा है, सरप्लस है, वो वहां पे यूज हो जाएगी। तो प्रोफेसर हिगन्स ने हमें बताया कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बेरोजगार लेबर है उसको रूरल सेक्टर के अंदर जो है काम ढूंढना पड़ता है। उससे क्या होता है कि देखो जब वो रूरल सेक्टर के अंदर जाएगी तो वहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है 0 लेवल तक चली जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या रूरल सेक्टर के अंदर क्या होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है जो अविकसित देश होते हैं। उसी तरह देखो यहाँ पे क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ेगी, उसी तरह छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ेगी। जो टेक्निकल ड्यूरिज्म होता है अविकसित देशों की वजह से, अविकसित देशों में वो अनएम्प्लॉयमेंट की और छिपी हुई बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। अगर हमने इन इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना है तो वो फॉरेन कैपिटल के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि देश के अंदर क्या होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है, तो जिसकी वजह से कैपिटल की अवेलेबिलिटी लेस होती है। तो फॉरेन से कैपिटल मंगवानी पड़ेगी ताकि डेवलप किया जा सके।
इसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर हिगिंस की थ्योरी है, चाहे वो बॉयकिस थ्योरी से ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा रियलिस्टिक असम्पशन के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि ये हमें बताती है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर बेरोजगारी पाई जाती है, बट उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है उसका ये हमें कोई सोल्यूशन नहीं देती। उसी तरह इसकी ये जो अजम्पशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि जो टेक्निकल कोफिशिएंट होता है मॉडर्न सेक्टर के अंदर फिक्स्ड होता है, तो ये कहते हैं कि वेरिएशन नहीं होती, बट एक्चुअल में हल्की फुल्की वेरिएशंस हो सकती है। तो ये जो है सिर्फ टेक्निकल फैक्टर जो लेबर और कैपिटल के बीच में रेशियो को अफेक्ट करते हैं उसको इंपॉर्टेंस देती है, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर करती है। उसी तरह जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है उसकी जो नेचर एंड ग्रोथ लेस डेवलप इकोनॉमीज के अंदर है, तो उसको कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन नहीं होती। उसी तरह इसकी ये जो अजम्पशन है ये भी क्वेश्चनेबल है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी बाहर से जो टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है।